subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स। तो सब्जेक्ट फिजिक्स है और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज से हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिजिक्स है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके जनक कौन है। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिजिक्स भौतिकी। फिजिक्स एक ग्रीक शब्द है। फिजिक्स की उत्पत्ति जो है फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, लिया गया है ग्रीक भाषा से। और फिजिक्स जो उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात हम बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत प्रकृति और होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोलें हम तो फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स है। और इसके जो एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल है पेड़ों से फल गिरना या पत्तों का गिरना भी हो सकता है, और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, etc इत्यादि हो सकता है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्राकृतिक रूप से घटित हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं आगे। भौतिक विज्ञान जो है वो दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा जो है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हो गया फिजिक्स का दो पार्ट, दो भाग। तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। चिरसम्मत भौतिकी क्या है? चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत 1900 से पूर्व के नियमों का अध्ययन करते हैं तथा उनके सिद्धांतों व प्रयोगों और परीक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी जो 1900 से पहले के जो वैज्ञानिक आए वो अपना प्रयोग परीक्षण करके जो सिद्धांत हमें देकर गए, जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो ऐसे हो गया। इसका उदाहरण देखें तो प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, ऊर्जा, etc इत्यादि हो सकता है, है भी। और आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत 1900 से जो बाद की होने वाली प्रयोग परीक्षण एवं सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। मतलब 1900 जो बाद का जो वैज्ञानिक आए वो जो अपना तर्कपूर्ण सिद्धांत तो दिए और परीक्षण किए, तो उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वो आते हैं आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। और इनके जो उदाहरण हैं परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मूल कण, etc इत्यादि हैं। तो ये हो गया आधुनिक भौतिकी। भौतिकी के बारे में तीन बातें और जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो भौतिकी विज्ञान के जनक माना जाता है न्यूटन को, क्योंकि इन्होंने ही भौतिकी का जो है परिभाषा यानी उसके बारे में बताया कि भौतिकी है क्या। तो इन्होंने एक पेड़ था सेब का, वहाँ से इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये जो फल गिरा पेड़ से उसको ऑब्जर्व किया और बताया कि नहीं, ये होने वाली घटना जो है ये फिजिक्स है, प्राकृतिक घटना है, और प्राकृतिक घटना फिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने बस अपना एक मोटिव दिया, अपना एक विचार दिया, बस इन्होंने कोई तर्कपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट नहीं किए। और जो आधुनिक भौतिकी है, आधुनिक भौतिकी का जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है या कहा जाता है। तो इन्होंने अपना तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया और बताया कि फिजिक्स है क्या। वैसे इनका एक इक्वेशन भी है जो सबसे फेमस माना जाता है, E=mc²। ये बहुत ही फेमस है इक्वेशन। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है और
यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अभी कुछ भी रुका नहीं है। जैसे जैसे वैज्ञानिक आएंगे वैसे वैसे इसका विस्तार बढ़ता जाएगा, कभी सीमित नहीं होगा। माना जाता है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मतलब सिद्धांत प्रेक्षणों से भरा हुआ एक टॉपिक है जिसका जितना भी खोज हो वो कभी सीमित नहीं है। जैसे जैसे वैज्ञानिक आएंगे वैसे वैसे अपना अपना सिद्धांत देंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो वो विज्ञान का और भौतिक विज्ञान का और विस्तार होगा और विज्ञान के बारे में और ढेर सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी। ये सीमित नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक से संबंधित। तो यूनिट 1 है 12th क्लास का फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। जो आवेश स्थिर हो और धारा का प्रवाह ना करे उसके बारे में। तो ये हो गया स्थिर वैद्युतिकी। और इसके अंतर्गत जो आते हैं यूनिट दो लेसन आते हैं इसमें। यूनिट तो एक है ही स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंतर्गत 2 लेसन आते हैं। पहला है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विभव विभवांतर एवं संधारित्र। तो ये दोनों, तो पहला चैप्टर आज देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, और दूसरा तो बाद में देखेंगे इसको ख़त्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, आवेश। तो आवेश के बारे में जान लेते हैं। आवेश है क्या? तो वह पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है या कहते हैं उसे। वैसा आवेश पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है हमें, तो वो आवेश कहलाता है। वो आवेश के कारण ही होता है। तो आवेश का कुछ मूलभूत तथ्य है महत्वपूर्ण, उसके बारे में जान लेंगे। पहला है आवेश। आवेश केवल 2 प्रकार के होते हैं और इसकी प्रकृति विपरीत होती है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश। आवेश 2 प्रकार का होता है और इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होती है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, और ये धनात्मक हो गया और ये हो गया ऋणात्मक। इतना ही था पहला में। और चलिए अब जान लेते हैं दूसरा। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें ये समझाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है, आवेश हैं, आवेश जब समान हो तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेंगे। अगर यदि ये असमान हो, विपरीत हो, ये माइनस और ये पॉजिटिव प्लस हो, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये दूसरा में समझाया गया है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो तीसरा देख लेते हैं। जो परमाणु या वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है उस पर धनावेश तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश होता है। जो परमाणु यदि वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, प्लस माना जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे नेगेटिव माना जाता है। ये नेगेटिव है यानी ऋणात्मक माना जाता है। तो नोट में देख लेंगे। नोट में इसलिए लिखा गया कि ताकि हमेशा याद रहे। ये भी है, आता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आवेश में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहले तो डिस्कस कर लिए हैं, बट नोट में लिखना था कि क्योंकि सामने रहे, नज़रों के सामने। तो ये हो गया 3। और चौथा है, यदि आवेश विरामावस्था में हो यानी स्थिर हो, अर्थात स्थिर हो, तो उसमें विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। और यदि आवेश गति की अवस्था में हो तो तब विद्युत या चुंबकीय दोनों उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे ये समझाया गया है कि यदि आवेश विरामावस्था में हो अर्थात स्थिर हो, यानी वो धारा का फ्लो ना करे, एक जगह पे हो,
तो वैसे आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। यदि वो फ्लो कर रहा है तो वो आवेश विद्युत तथा चुंबकीय दोनों उत्पन्न कर सकता है, करता भी है। तो इतना हो गया। अब पांचवा चलते हैं। पांचवा है क्या? तो पांचवा में आ जाएगा कि साम्यावस्था यानी विरामावस्था में परमाणु जो उदासीन होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। यदि कोई परमाणु स्थिर है, उदासीन है, परमाणु तो उदासीन होता है, तो उसके अंदर से ना तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने का अनुमति है और ना ही इलेक्ट्रॉन को अंदर आने की अनुमति है, यदि परमाणु उदासीन विरामावस्था में हो तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। छठवां में है कि साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर फैलता है क्योंकि सतह के ऊपर समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी जैसे साबुन लगाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो बुलबुला होता है उसका झाग और बढ़ते ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपरी सतह होता है, वहाँ पे ऊपरी सतह पे जो क्योंकि वहाँ पे ऊपरी सतह पे जो चार्जिंग होता है, चार्ज आवेश का, वो समान होता है। और जब समान होगा तो वो तो प्रतिकर्षण करेगा ही, और जब प्रतिकर्षण करेगा तो वो और ज़्यादा ही फैलता है और फैलेगा भी। इसके वजह से वहाँ पे बहुत सारा झाग हो जाता है, क्षेत्रफल बुलबुलों का बढ़ जाता है। तो यहाँ तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में पढ़ लेंगे आवेशों का मूलभूत गुण। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, शॉर्ट रहे तो अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया फिजिक्स और इस आवेश के बारे में। पहला लेसन तो स्टार्ट कर ही दिया, आवेश के बारे में बता दिए और उनका जो मूलभूत गुण है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।